जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी मित्रों का हिंदी भाषा चौरी सर चैनल पर स्वागत है। और मित्रों, यहाँ हम आज राजभाषा को विस्तार से देखने वाले हैं। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था इसमें भाषा के विभिन्न स्वरूपों पर चर्चा की। इसके अंतर्गत राजभाषा की हमने परिभाषा देख ली थी। आज हम सभी अनुच्छेदों को विस्तार से देखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही कम विद्यार्थी इसे लेकर गंभीर हैं और 1 से 2 विद्यार्थियों ने ही कमेंट बॉक्स में इसके आंसर दिए हैं। मैं आज इस वीडियो में कहना चाहूँगा विद्यार्थियों कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुंग गई खेत। यह प्रसिद्ध कहावत आप सभी ने सुनी होगी। कुछ विद्यार्थी इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि जब वैकेंसी आएगी, जब हम अपनी तैयारी प्रारंभ करेंगे, अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर होंगे। तो यदि समय रहते आप जागे नहीं और अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर नहीं हुए तो आपके लिए यह कहावत बनी हुई है कि समय निकलने के बाद, अवसर निकलने के बाद यदि आप परिश्रम करना प्रारंभ करें, मेहनत करना प्रारंभ करें तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए आप अपनी तैयारी आज से प्रारंभ कर दें, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद बहुत कम समय मिलता है। 1.5 से लगभग 2 माह का समय ही मिल पाता है। इसलिए समय रहते अपने पाठ्यक्रम को लेकर गंभीर हों। जब आप अपने पाठ्यक्रम को समझेंगे तो आप जानेंगे कि लगभग 6 माह आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए समय चाहिए रहता है। इसलिए आप अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर हो जाएं और अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखें, सचेत रहें और जागृत रहें। यदि मैंने आपसे कोई प्रश्न पूछा है तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दें। तो ये आज हम प्रत्येक अनुच्छेद के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। भाग 17 में राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं और यह प्रावधान अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक दिए गए। इन्हें 4 अध्याय में बांटा गया है। अध्याय 1 के अंतर्गत संघीय भाषा, अध्याय 2 में जहां प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है, अध्याय 3 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा का उल्लेख किया गया और अध्याय 4 में विशेष निर्देश दिए गए राजभाषा संबंधी। तो यहाँ शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 343 से। क्या कहता है अनुच्छेद 343 कि राजभाषा भारत संघ की क्या होगी। तो भारत संघ की राजभाषा हिंदी, और इस हिंदी का स्वरूप कैसा होगा, तो इसकी लिपि जो है देवनागरी होगी। साथ ही इस अनुच्छेद में बताया गया है कि अंकों का जो स्वरूप है वो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा। आर्टिकल 344 में क्या है, तो आर्टिकल 344 राजभाषा आयोग को लेकर है। राजभाषा आयोग का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति। इस आयोग का जब गठन किया जाएगा तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो आप प्रत्येक बिंदु को जब ध्यान से पढ़ेंगे तो राजभाषा संबंधी सलाह लेने के लिए राष्ट्रपति इस आयोग का गठन करता है। तो इसके अंतर्गत पहला आयोग का गठन कब हुआ, तो अनुच्छेद 343 में देखें कि 26 जनवरी 1950 से हमारा यह संविधान स्वीकृत किया, अंगीकार किया गया। तो यहाँ इसके बाद 1955 में राष्ट्रपति द्वारा प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया। तो प्रथम राजभाषा आयोग गठन की आपसे तारीख पूछे तो आप याद रखें 7 जून और वर्ष 1955। यहाँ से प्रश्न यह भी बनता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जिसके प्रथम अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खैर या बीजी खैर। इनके द्वारा रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई, तो 1956 में इनके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। और इस रिपोर्ट की समीक्षा के लिए दोस्तों एक संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विगत वर्ष में पूछा गया था कि इस समिति में कितने सदस्य थे, तो इसमें सदस्य थे 30। सदस्यों की संख्या 30 थी और इनमें 20 लोकसभा से एवं 10 राज्यसभा से लिए गए थे। बात करें इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। यह बात हो गई आर्टिकल 344 की। इसके बाद आर्टिकल 345 देखें। अनुच्छेद 345 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 345 अध्याय 2 के अंतर्गत प्रादेशिक भाषाओं के अंतर्गत आता है। तो यह प्रादेशिक भाषा को लेकर उल्लेख होगा। तो यहाँ राजभाषा संबंधी जो प्रावधान किए गए हैं वो प्रत्येक राज्य को लेकर किए गए हैं और प्रत्येक राज्य के लिए यह नियम बनाया गया 345 के अंतर्गत कि उसका विधानमंडल के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा और विधान परिषद दोनों आते हैं। मध्य प्रदेश में केवल विधानसभा है और यहाँ इस विधानमंडल के द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली कोई एक भाषा या एक से अधिक भाषा को वह राज्य सरकार चाहे तो उसे शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में स्वीकार कर सकता है। तो यहाँ उस राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि वह एक भाषा या एक से अधिक भाषा, कितनी भाषाओं को अपने प्रादेशिक भाषाओं के रूप में, राजकाज की भाषाओं के रूप में प्रयोग करना चाहता है।
इसके अंतर्गत आप देखें राजभाषा, हमारे मध्य प्रदेश की राजभाषा क्या है? हिंदी। और वर्तमान में 9 राज्यों में राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया है। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, साथ ही देखें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार से अलग होकर झारखंड बना। तो इन सभी को आप इस क्रम से याद रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, तो यहाँ दोनों जगह हिंदी है। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना, यहाँ दोनों जगह हिंदी है। बिहार से अलग होकर झारखंड बना, यहाँ दोनों जगह हिंदी है राजभाषा के रूप में। इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो आप इन सभी राज्यों की स्थिति जब भारत के नक्शे में देखेंगे तो यह सभी उत्तरी राज्य हैं और इन्हें हिंद प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि इन सभी राज्यों की राजभाषा जो है हिंदी है। इन्हें 9 राज्यों के अलावा दिल्ली, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ भी हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। अब मित्रों, द्वितीय राजभाषा के रूप में भी कुछ राज्यों ने इसे दर्जा दिया गया है। तो यहाँ महाराष्ट्र में, गुजरात में और पंजाब में हिंदी को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार में भी हिंदी को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो यह अनुच्छेद 345 में आपने विस्तार से प्रत्येक बिंदु को समझा होगा। इसके बाद हम अनुच्छेद 346 को देखते हैं। अनुच्छेद 346 क्या कहता है? तो संघ और राज्य के मध्य जो पत्र व्यवहार होगा उसके लिए किस राजभाषा का उपबंध होगा, यह अनुच्छेद 346 में बता गया है। तो राज्य या राज्य संघ के बीच पत्र व्यवहार का क्या माध्यम होगा, किस राजभाषा का प्रयोग होगा? तो किस आर्टिकल में है? 346। बात करते हैं अनुच्छेद 347 की। तो आप यहाँ देखें कि यहाँ भी कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं कि यदि किसी राज्य में किसी विशेष अनुभाग के अंतर्गत कोई जनसंख्या किसी विशेष भाषा का प्रयोग करती है तो राष्ट्रपति इस संबंध में कुछ निर्देश देंगे। इसके संबंध में यहाँ विस्तार से देखें तो अनुच्छेद 343 के तहत राष्ट्रपति को राजभाषा के बारे में राज्यों को निर्देश देने की शक्ति प्रदान की गई है। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि किसी राज्य की जनसंख्या में किसी पर्याप्त भाग द्वारा बोली जाने वाली किसी भाषा को राज्य द्वारा मान्यता प्रदान करना है तो राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकता है कि उस भाषा को भी उस राज्य में या तो सभी जगह या किसी भाग में शासकीय रूप से मान्यता प्रदान की जाए। तो यह उपबंध किसी राज्य को अपनी भाषा को शासकीय भाषा का दर्जा दिलाने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 347। तो यहाँ तीनों आर्टिकल 345, 346 एवं 347 प्रादेशिक भाषाओं को लेकर थे। अब बात करते हैं आर्टिकल 348 की, जहां उच्चतम और उच्च न्यायालय की भाषा की बात करनी है। तो अनुच्छेद 348 कहता है कि इसके तहत उच्चतम उच्च न्यायालय में इसके साथ संसद एवं राज्य विधानमंडल में विधेयक, अधिनियमों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी होगी। तो इसके बारे में यह उल्लेख 348 में विस्तार से बताया गया है। साथ ही अनुच्छेद 349 क्या कहता है कि भाषा संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया होगी। और 349 के अनुसार हमने देखा कि राजभाषा संबंधी किसी विधेयक या संशोधन की अनुमति तभी दी जाएगी जब संसदीय समिति के रिपोर्ट पर, संसदीय समिति हमने देखी थी, इसके रिपोर्ट पर राष्ट्रपति विचार कर ले। इसके बाद अनुच्छेद 350 की बात करें। अनुच्छेद 350 कहता है कि समस्या या व्यथा के निवारण के लिए आवेदन की भाषा क्या होगी। तो यहाँ आवेदन की भाषा क्या होगी, इसके लिए नियम 350 में दिया गया है कि कोई भी नागरिक, कोई भी आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, कोई भी आम नागरिक, वह अपनी समस्या को लेकर संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भी भाषा में आवेदन दे सकता है। अतः किसी आवेदन को केवल इस आधार पर आप अस्वीकार नहीं कर सकते कि वह राजभाषा में नहीं है। अर्थात 8वीं अनुसूची में प्रयोग होने वाली किसी भी भाषा में वह व्यक्ति आवेदन कर सकता है। इसी 350 के अंतर्गत 350 का में देखें कि प्रत्येक व्यक्ति को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं दी जाएंगी। 350 खा कहता है अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में किसी विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगी, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो यह 350 के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण बिंदु हो जाते हैं कि मातृभाषा को लेकर और अल्पसंख्यक वर्गों को लेकर एक आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। आर्टिकल 351 की बात करें तो आर्टिकल 351 कहता है कि संघ सरकार जो है, जो देश की सरकार है, वो क्या करेगी?
हिंदी भाषा के विकास के प्रचार प्रसार के लिए समुचित प्रयास करेगी। आपने देखा होगा सरकार समय समय पर विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन करती है। यह अनुच्छेद 351 के ही तहत किया जाता है कि यहाँ संघ सरकार का कार्य है कि वह हिंदी को प्रचार प्रसार देश के साथ साथ विश्व में भी एक स्थान प्रदान करवाए। यहाँ सरकार के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा दिलाने का प्रयास नियमित किया जा रहा है। इसके बाद भाषा संबंधी अन्य नियम की बात करें तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत संविधान में 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। इस अनुसूची में जब संविधान लागू हुआ था उस समय सिर्फ प्रारंभ में कितनी भाषाएं थीं? 14। कौन कौन सी 14 भाषाएं थीं? कश्मीरी, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, संस्कृत, मराठी, उड़िया, कन्नड़, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, मलयालम और असमिया। आपको प्रत्येक भाषा को ध्यान से समझना है। यहाँ से प्रश्न भी बन जाता है कि किस एक भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा अन्य जो भाषाएं समय समय पर संशोधन के साथ जुड़ी वह 15वीं भाषा थी हमारी सिंधी, जिसे 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। वहीं नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी इन 3 भाषाओं को 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसके अलावा 4 भाषाएं और जोड़ी गईं, डोंगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया। इसके साथ इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया। इसके साथ ही 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं की संख्या थी वह 22 हो गई। राजभाषा संबंधी अन्य कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और हैं, वो आपको बता दूं कि अंग्रेजी संघ की सहायक राजभाषा है, जो मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड की भी राजभाषा है। तो ध्यान रखें, कभी प्रश्न पूछा जाए कि अंग्रेजी किस एक राज्य की राजभाषा है, तो आपको इन 3 राज्यों में से कोई एक राज्य मिलता है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि इन तीनों राज्यों की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। लेकिन आप प्रश्न देखें कि यह प्रश्न बनता है कि 8वीं अनुसूची में किस एक भाषा को शामिल नहीं किया गया है, तो यहाँ ध्यान रखें अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा राजस्थानी और भोजपुरी को भी 8वीं अनुसूची में स्थान नहीं मिला है। राजभाषा संबंधी प्रावधान भाग 5 के अनुच्छेद 120 में किए गए हैं, जहां संसद की भाषा क्या रहेगी। कोई सांसद जब अपने वक्तव्य को कहता है तो वह किस भाषा में होगा, यह अनुच्छेद 120 में बताया गया। भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 210 में राज्य विधानमंडलों के भाषा के प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ 2 आर्टिकल हैं, जो एक अनुच्छेद 120 है जो संसद के अंतर्गत आता है और अनुच्छेद 210 है जो विधानमंडल के अंतर्गत। इन दोनों में ही भाषा संबंधी प्रावधान है कि वहाँ प्रयोग होने वाली भाषा कौन सी होगी, अधिनियम में किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, वहाँ संसद के अंतर्गत सांसद द्वारा किन भाषाओं का प्रयोग किया जा सकता है, राज्य के अंतर्गत विधानमंडल के अंतर्गत किन भाषाओं का प्रयोग किया जा सकता है। इन सभी नियमों का उल्लेख इन दोनों आर्टिकल में बताया गया है। इसके अलावा आप अन्य 2 महत्वपूर्ण बिंदु और देखें कि हमारे भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। लेकिन भारत की राजभाषा हिंदी होने के साथ साथ एक अन्य देश की राजभाषा भी हिंदी है, तो वह है आपकी फिजी देश की। इसके अलावा त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम एवं मॉरिशस में भी हिंदी को क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। तो यहाँ यह सभी बिंदु आपके प्रश्नों के रूप में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आपने यहाँ देखा होगा कि मेरे द्वारा जो आपको जानकारी दी जा रही है, प्रत्येक बिंदु से प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ यदि आप ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं तो आपके सभी प्रश्न आने वाले एग्जाम में इस टॉपिक के सही होने वाले हैं। यहाँ आपको कोई भी जानकारी अध्ययन के अलावा नहीं दी जाएगी। जो विद्यार्थी मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको आगे भी मिलने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लिपि के बारे में चर्चा करूंगा। मित्रों, हमने अभी तक भाषा को देखा, लेकिन किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, किस लिपि के अंतर्गत किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ प्रत्येक भाषा की हम लिपि के बारे में जानेंगे। लिपि की शुरुआत कैसे हुई, हिंदी की लिपि कौन सी है, संस्कृत की लिपि कौन सी है, नेपाली की भाषा की लिपि कौन सी है, तो इन सभी भाषाओं की लिपि के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही विस्तार से इनको समझेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में लिपि के साथ। तब तक के लिए आप घर में कोरोना वायरस से सुरक्षित रहकर अपनी तैयारी निरंतर करते रहें, क्योंकि जल्द ही आपके लिए वैकेंसी आने वाली है। लेकिन यह सोचकर आप
ना बैठे रहें कि जब वैकेंसी आएगी जब अपनी तैयारी प्रारंभ करेंगे। आज से और अभी से अपनी तैयारी प्रारंभ कर दें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।